डॉक्टर सरिता, ये आपके घर का सर्च वारंट है। हमें खबर मिली है कि आप गैर कानूनी हथियार रखती हैं। ये झूठ है, बकवास है। मेरा यकीन कीजिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो तुम इतना घबरा क्यों रही हो? इन्हें अपना काम करने दो। तुम इतना डर क्यों रही हो? तुम तो दूध की धुली हुई हो ना। ओके, सर्च द प्लेस। मैंने तुमसे कहा था ना सरिता, अगर तुम ये मुकदमा जीत गई तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। अब नाम बदलने का टाइम तुम्हारा आ गया है। किस नाम से मशहूर होना चाहोगी तुम? खूनी डॉक्टर, डाकू पिस्टल वाली, या कैदी नंबर 420? हाँ? मैं सिर्फ विशाल की तबाही के नाम से मशहूर होना चाहती हूँ। विशाल की तबाही। सॉरी डॉक्टर सरिता, मैं आपको परेशान किया। और मिस्टर प्राणनाथ, आपके साथ किसी ने मजाक किया हो। इस घर में कोई हथियार नहीं। व्हाट? आप ठीक से चेक कीजिए। किया, हमने घर का चप्पा चप्पा छान मारा मिस्टर प्राणनाथ, वो पिस्टल यहाँ नहीं। क्या बकवास कर रहे हैं? मैं यहां पर कितनी देर से खड़ा हूं? इस जगह की तलाशी ली क्या किसी ने? आप इस गमले पे चेक कीजिए। सॉरी, यहां भी कुछ नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद आज ही सुबह अपनी आंखों से देखा था इंस्पेक्टर। आपने तो कहा है अभी अभी कि आप इससे पहले कभी यहाँ आए नहीं। मेरा मतलब समझने की कोशिश कीजिए इंस्पेक्टर, मेरी खबर बिल्कुल सच्ची है। आपकी खबर आपकी नियत की तरह सरासर गलत है इंस्पेक्टर। यहाँ कोई अनलाइसेंस रिवॉल्वर नहीं है। यहां नहीं है तो क्या मेरी जेब में है? क्या हुआ? आप अपनी जेब क्यों टटोल रहे हैं इंस्पेक्टर? मुझे लगता है ये जिस अनलाइसेंस रिवॉल्वर की रट लगाए हैं उसे इन्होंने और कहीं नहीं, अपनी जेब में ही देखी। नहीं इंस्पेक्टर, बिल्कुल नहीं। चेक कीजिए इंस्पेक्टर, वारंट की मुझे नहीं, इन्हें जरूरत है। ओके। छोड़ो मुझे, ये मेरी नहीं है। ये आज सुबह इसने इस गमले से निकालकर मेरी कोट की जेब में रखी थी। आज सुबह? अब फिर वही बात कर रहे हैं। अभी अभी आपने कहा कि आप यहाँ पहली बार आए हैं। इंस्पेक्टर, प्लीज अरेस्ट हिम। चलो, क्या कर रहे हैं? अरे क्रेजी! चलो। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे ये और बहुत खतरनाक है। हाँ, इसकी चाल छोड़ दीजिए मुझे। गीदड़ भक्तियां तो बहुत दे लेते हो। मैंने सोचा था तुम मेरा सामना करोगे तो अपने दम पर, लेकिन तुम तो बहुत कायर निकले। अपने चाचा को मेरे यहाँ भेज दिया झूठे सबूत रखने के लिए। लेकिन मैं भी अब वो भोली भाली सरिता नहीं रही जो तुम्हारे छिछोरेपन को नहीं जान सकूं। इससे पहले कि तुम्हारे चाचा कामयाब होते, मैंने तुम्हारी रिवॉल्वर वापस उनके कोट में रख दी। विशाल, झूठे सबूतों के बल पर तुमने डिवोर्स केस तो जीत लिया। अगर हिम्मत है तो सच के बलबूते पर यह केस जीत कर बताओ। चाचा, इंस्पेक्टर साहब, देखिए, मैं आपसे विनती करता हूं, एक बार मुझे मेरे भतीजे से बात कर लेने दीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मैं जिंदगी भर आपके लिए दुआएं मांगता रहूंगा इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। ओके ओके। हेलो, हाँ मिस्टर विशाल सक्सेना, इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ही है। हमने आपकी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी जेब से अनलाइसेंस्ड रिवॉल्वर बरामद हुई है। आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं वो। हवलदार, आप धन्य हैं इंस्पेक्टर साहब, आप धन्य हैं। हे भगवान। बेटे तुम यहां फौरन चले आओ, अभी और उसी वक्त मेरी जमानत देने के लिए। हाँ बेटे।
मैंने तो वो झूठा सबूत उसके घर में इसलिए रखा था ताकि वो अदालत में एक खूनी औरत साबित हो सके बेटे। पर क्या करूं, ऐन वक्त पे उसकी चील जैसी नजर मुझ पर पड़ गई और उसने मुझे फंसा दिया। बेटे, मैंने तो ये सावधानी सिर्फ इसलिए बरती थी ताकि उसका केस कमजोर हो सके। हाँ, आपने सावधानी नहीं बरती थी, आपने बेवकूफी की है। आपकी बेवकूफी से सरिता का केस और मजबूत हो गया। सॉरी बेटे, ये गलती फिर कभी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी बेटे। हाँ, इंस्पेक्टर साहब बहुत ही महान आदमी हैं, महान आत्मा है। तुम जैसे यहाँ आओगे वो जमानत लेने के बाद मुझे फौरन रिहा कर देंगे। क्यों इंस्पेक्टर साहब, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ कह रहे हूं। हाँ। एक काम कीजिए, आप इंस्पेक्टर को फोन दीजिए। थैंक यू बेटे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इंस्पेक्टर को फोन दे। अब कर ले जो करना है वो कर। मेरा भतीजा अभी यहां पर आएगा और यहां से रिहा होने के बाद मैं यहां से उड़ जाऊंगा। तेरी इंस्पेक्टरी धरी की धरी रह जाएगी। मिस्टर विशाल सक्सेना, आप एक इज्जतदार आदमी हैं। सोसाइटी में आपका एक बड़ा नाम है। ऐसी गैर कानूनी हरकतों को सपोर्ट करना आपको शोभा नहीं देता। मेरे चाचा को अब जितने दिन चाहे अंदर रख सकते हैं, मैं जमानत देने नहीं आ रहा हूं। ओके, लेकिन आपकी चाचा अगर दोबारा बात करने पर जोर देंगे तो? उनसे कह दीजिएगा कि उनकी बेवकूफी की यही सजा है। मिस्टर प्राणनाथ, आपके भतीजे ने आपकी जमानत देने से इनकार कर दिया। अब आप सलाखों के पीछे घुटते रहिए। जितना उड़ना चाहते हैं उड़ते रहिए आप। आपने चाचा की जमानत देने से इनकार कर दिया? पड़े रहने दो अंदर। ये डिसॉल्व्स इट। ये क्या कह रहे हैं आप? आपके सगे चाचा हैं वो? उनके कारनामे की वजह से जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी कीमत तो उन्हें चुकानी पड़ेगी। उन्होंने जो भी किया है आपके भले के लिए किया है। उनकी बेवकूफी तो दिखाई दी आपको, लेकिन उस बेवकूफी के पीछे उनका सच्चा प्यार नहीं दिखा आपको? कभी कभी तो मुझे शक होता है कि चाचा का प्यार सच्चा है या सिर्फ एक दिखावा। कहीं इन सब के पीछे उनकी कोई चाल ना हो। Oh my God, विशाल प्राणनाथ पर शक करने लगा है तो मैं भी तो फंस जाऊंगी। आप अपने सगे चाचा पर शक कर रहे हैं? बस यही एक खामी है आप में जो आपको अपनों से दूर कर देती है। जिसने भी आपसे सच्चा प्यार किया आपने उसी पर शक किया। कल सरिता की बारी थी, आज चाचा की है, और हो सकता है कल को आप मेरे प्यार को भी बनावटी समझें। सरिता ने मुझसे सच्चा प्यार किया है, ये तुम कैसे कह सकती हो? माँ जी ने बताया था। लेकिन मम्मी तुम्हारे आने के दूसरे दिन ही तीर्थ यात्रा के चली गई थी। फिर ये बात तुम्हें किसने बताई? हाँ, चाचा जी ने बताया था। लेकिन चाचा खुद सरिता को दोषी मानते हैं, वो ये बात कभी नहीं कह सकते। तो फिर भोला ने कहा होगा। अब मैं क्या डायरी लेके रोज नोट करूं कि कौन सी बात मैंने किससे कही और किससे सुनी? लेकिन मैंने और सरिता ने कभी तीसरे के सामने अपना प्यार जाहिर नहीं किया। फिर भोला कैसे कह सकता है कि सरिता का प्यार सच्चा था? मैं नहीं जानती विशाल। कान लगाकर बैठा रहता होगा तुम्हारे बेडरूम के बाहर, मैं क्या जानूं? तुमने भोला से पूछा नहीं? विशाल बहुत हो गया, बस करो। माफ करना मुझे कि मैंने सरिता का नाम भी लिया। तुमसे तो बात करना भी मुश्किल है। बस आधा लफ्ज निकला नहीं मेरे मुंह से कि तुमने शक के सवालों की फौज लगा दी मेरे पीछे। मैं तुमसे छोटी सी बात जानना चाहता हूं, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं परेशान नहीं हो रही हूं, मैं हैरान हो रही हूं। तुम्हारे सगे चाचा सलाखों के पीछे है, इस बात की चिंता तुम्हें बिल्कुल नहीं है। बल्कि तुम्हें इस बात की चिंता है कि तुम्हारी पहली पत्नी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था, इस बात की खबर मुझे कैसे है? हाँ, मुझे चिंता है। कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? ठीक है, तो फिर डूबे रहो अपनी चिंता में। मैं चाचा जी को छुड़ाने जा रही हूं। सुनो अंजलि, मैं चाचा जी की जमानत के लिए तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है, मैं अपना मंगलसूत्र बेच दूंगी।
अपने कंगन बेच दूंगी। आप मेरे पति हैं और वो आपके चाचा हैं, और इस नाते उनकी मदद करना मेरा धर्म बनता है। मैं चाचा को छुड़ाने जा रही हूँ। अंजलि, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आज तुमने चाचा को छुड़ाया तो शायद आज के बाद मैं तुम्हारे साथ वैसे ही बर्ताव करूंगा जैसे मैंने सरिता के साथ किया था। मैं चाचा जी की जमानत देने आई हूँ। बहू, बहू तुम आ गई। मैं जानता था सारी दुनिया मुझे गलत समझती रहे, पर मेरी बहू मुझे जरूर समझ सकेगी। हाँ बहू। लेकिन मिस्टर विशाल सक्सेना ने इनकी जमानत के लिए मना किया है। उन्होंने मना किया तो क्या हुआ? उनकी पत्नी होने के नाते इनकी जमानत मैं तो दे सकती हूँ ना। आप चाहे मेरे कंगन रख लीजिए, मेरा मंगलसूत्र रख लीजिए, लेकिन चाचा जी को छुड़ा दीजिए। बहू, बहू तुम औरत नहीं देवी हो बहू, देवी। भगवान, अबे देख क्या रहा है? जमानत की तैयारी कर। अंजलि, थैंक यू, वाकई धन्यवाद। मेरी बहन को भी तो तुमने कैद करके रखा है ना। अब हवालात से निकलने से पहले डाबर को फोन करके कहना कि मेरी बहन को रिहा करें। तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ पुलिस के बगल में खड़े होकर मैं डाबर को फोन करूंगा? That's your problem. नहीं नहीं, तुम्हारी बहन को कैद या रिहा करना डाबर के हाथ में है। मैं बाद में कोशिश करूंगा। चलिए मिस्टर सक्सेना, आप अपना मंगलसूत्र और कंगन रख सकती हैं। जाओ अंजलि, जाओ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे अभी एहसास हुआ कि मैं क्या करने जा रही हूँ। मेरे कंगन और मेरा मंगलसूत्र तो मेरे सुहाग की निशानियां हैं, और इनके साथ तो मेरा रिश्ता तब तक का ही है जब तक मेरा सुहाग मेरे साथ है। मैं अपने सुहाग से अलग नहीं हो सकती। आप चाहे तो इन्हें उम्र कैद की सजा दे दीजिए, लेकिन अपना मंगलसूत्र मैं नहीं दूंगी। ये क्या किया तुमने अंजलि? बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे ना। बाद में कोशिश करूंगा। कोशिश तो तुम तब करोगे जब यहां से निकलोगे। पड़े रहो आप कैद में। तुम्हें भी तो यह एहसास होना चाहिए कि जब किसी के सांसों पर किसी और का हक हो तो कैसा लगता है। अंजलि, ऐसा जुल्म मत करो अंजलि। मैं जानता हूं तुम दिल की बहुत अच्छी हो। तुम्हारे दिल में दया और रहम की भावना कूट कूट के भरी है अंजलि, मुझे मालूम है, मैंने खुद देखा है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि यहां से निकलने के बाद मैं अपनी चिकनी चुपड़ी बातें मेरे ऊपर खर्च मत करो प्राणनाथ। फिलहाल तो तुम्हारी जमानत नहीं होने वाली है, तो यहां से निकलने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो और घुसे रहो अपने बिल में। कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर सरिता। जैसा कि आप जानती हैं, हम यहाँ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए जमा हुए हैं, और हम आपको आपकी डिमांड पहले देंगे ताकि आप मानहानि का केस अदालत से वापस ले लीजिए। मिस्टर विशाल, तो बोलो क्या कीमत है तुम्हारे मान की? मेरे मान की कीमत जानना चाहते हो तो सुनो। मेरे मान की कीमत है तुम्हारा अपमान। जिस दिन मैं अपने दामन पर लगाए गए हर दाग को तुम्हारे गिरेबान से पोंछ लूंगी, समझ लेना मैंने अपने मान की कीमत वसूल कर ली। डॉक्टर, मैं तुम्हारी शक्ल पे हम लोग समझौता करने आए। हम यहाँ म्यूचुअल डिस्कशन पे समझौता करने आए हैं, और आप बात को बढ़ाते चले जा रहे हैं। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। वकील साहब, इन्हें 1 लाख 2 लाख रुपया दीजिए और टेल देम टू जस्ट गेट आउट फ्रॉम द ऑफिस। एक्सक्यूज मी विशाल,
What, डॉक्टर सरिता? मानहानि का दावा मैंने किया है। चूंकि कोर्ट में इस केस को कमजोर करने के लिए तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए जाहिर है कोर्ट में मेरा पलड़ा भारी रहेगा। तुम्हें ऐसा नहीं लगता सेटलमेंट की रकम क्या होनी चाहिए ये तुम नहीं मैं डिसाइड करूंगी? भिखारी कितना भी हाथ फैलाए, लेकिन ये तो देने वाले के ऊपर होता है कि उसे कितनी भीख देनी चाहिए। लेकिन ये देखते हुए कि तुम एक बदनसीब औरत हो, ना तुम्हें पति का प्यार मिला ना बच्चे का सुख, तो शायद मैं तुम पर तरस खाकर तुम्हें कुछ रुपए दे दूं। How much do you want? 20 लाख। सरिता, 20 लाख? तुम्हारा मान तो क्या तुम्हारी जान की कीमत भी नहीं। 30 लाख। I think you've gone mad. इससे आधे दाम में तो मैं 10-10 सरिता खरीद सकता हूँ। 40 लाख। बोली लगाना बंद करो डॉक्टर सरिता। अगर अपने आप को बेचना ही है तो मेरे ऑफिस के बजाय बाजार में जाके बैठो। 50 lakhs, not penniless. 50 लाख तो मैं तुम्हारे लाश पे चढ़ाऊंगा। इस केस में मैं पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, लेकिन तुम्हारे हाथ एक फूटी कोई नहीं रहने दूंगा मैं। याद रखना तुम। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। वकील साहब, मैंने आपको अपने प्रॉब्लम के रखा हुआ, आपका प्रॉब्लम मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूं। कुछ कीजिए आप। अब कौन सा प्रॉब्लम है आपका? मैं बोल रही हूँ, अंजलि, इतने दिनों से घर ही नहीं आए, बहुत मसरूफ हो काम में। कैसी है तुम? मैंने सोचा तुमसे बात ही नहीं हुई है तो तुम्हें फोन ही कर लूं। तुम्हें पता है भोला क्या कह रहा था? कह रहा था जब से मैं घर में आई हूँ सब कुछ बदल गया है, घर घर लगने लगा है। मैंने उससे कहा कि मेरे आने से थोड़ी कुछ हुआ है, ये तो होना ही था। लेकिन उसने और एक बात कही। उसने कहा कि बाकी सब कुछ तो ठीक हो गया है, बस मैं तुम्हें नहीं बदल सकी। माँ जी ने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है। न तुम ढंग से बाल बनाते हो, न दाढ़ी बनाते हो, कुछ भी पहन लेते हो। तो मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल थोड़े परेशान है ना, इसलिए अपने आप की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। तो थोड़ा इस परेशानी से निकल आए तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ना? अच्छा विशाल, मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए माँ और पिताजी से मिलाऊं, मतलब ज्यादा दिन नहीं, बस 1 हफ्ता ही। लेकिन अंजलि, मेरे पास बहुत काम पड़े हुए, तुम अकेली हो। वैसे भी तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुम वहाँ के बोरी हो जाओगे। अपने माँ पिताजी को मेरा नमस्ते कहना। हाँ कहूँगी। और हो सके तो उन्हें अपने साथ लेकर आना। ठीक है। अपना ख्याल रखना अंजलि। तुम भी। और विशाल सुनो, परेशानियां सबकी जिंदगी में होती हैं, लेकिन हमें खुशी भी उसी में ढूंढनी है। फोन रखो। ओके, बाय। कैसी हो नेहा? देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये सब लोग मुझे जानते हैं। बहुत नाराज हो मुझसे? इतने दिनों से नहीं मिली, तुमसे दूर रहकर तुम जानती हो मेरा क्या हाल होता है। तुम्हारे साथ तो फिर भी तुम्हारे हॉस्टल के फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन मैं तो। खैर, अब गुस्सा छोड़ो। इस बार मैं पूरे 1 हफ्ते के लिए आई हूँ। हम लोग खूब घूमेंगे, खूब मस्ती करेंगे। 1 हफ्ते में तुम मुझसे बोर भी हो जाओगी। 1 हफ्ता नहीं,
एक दिन अंजलि तुम्हें अपनी बहन से मिलने का मौका दिया गया, तुम्हारे लिए यही बहुत है। बल्कि तुम्हें यहां बुलाने का मकसद हमारा कुछ और ही है। बल्कि यूं समझ लो कि हमारे काम के लिए 6 दिन निकालकर तुमने अपनी बहन से मिलने का एक दिन कमा लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि जब से विशाल के डिपार्टमेंट में पुलिस की जांच पड़ताल शुरू हुई है, हमारी सप्लाई रुक गई है और जर्मनी की डेडलाइन सर पे आ गई है। हमें किसी न किसी तरीके से इस डेडलाइन को पूरा करना है। अपने आप को खुशकिस्मत समझो डावर। नेहा को किडनैप करने के बावजूद भी मैंने तुम्हारा मुंह नहीं नोच डाला। अब इस हफ्ते का एक दिन भी मुझसे मांगोगे ना, तो शायद मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। मैं भी तुम्हें रुकने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि जाने के लिए कह रहा हूं। और अफसोस यह है कि जहां तुम्हें जाना है वहां आने जाने में 6 दिन लगते हैं। मैं अपनी बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अंजलि, क्या तुम्हें बार बार यह याद दिलाना पड़ेगा कि अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हारी बहन का क्या हर्ष कर सकता हूं? याद रखो, जो आदमी दुनिया में ड्रग्स सप्लाई करता है, उसके लिए एक मामूली सी लड़की के खून में ड्रग्स सप्लाई करना कितना आसान होगा। क्या करना होगा मुझे?